हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थियों को क्लासेज अच्छी लग रही होगी और सभी लोग अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और कोरिलेट कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये विद्यार्थी आप सभी लोग ध्यान ये रख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार का आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का चलन चल रहा है, किस टॉपिक को कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना इजी बना करके क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक टू से ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो LT हो, GIC हो, TGT हो, PGT हो, या आप देखिए RPSC के भी तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ग्रेड की। तो वहाँ भी लिटरेचर का कीट्स हो गए, शैली हो गए, ऐसे कुछ राइटर्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। तो आप इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट या कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये वाला क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के लिए, ये वाला इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी फ्रेंड्स जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स, ये जो 3 टॉपिक हैं, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में जो है मेंशन होते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ राइटर की या पोएट की बात करें तो पोएट को आप कह सकते हैं कि कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पोएम को मेंशन कर देता है, बट बायोग्राफी वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी विद्यार्थियों को आना ही चाहिए, चाहे वो एकेडमिक वाला बच्चा हो यानी BA MA कर रहा हो और चाहे वो कंपटीशन का विद्यार्थी हो। आई होप आपने इन सारी बातों को समझ लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सॉनेट्स। तो हम सभी को ध्यान रखना होगा, विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है। ये रेनेसेंस प्ले राइट थे और यहाँ पर हम सभी को देखना होगा कि विलियम शेक्सपियर जो कि रेनेसेंस प्ले राइट थे, और विलियम शेक्सपियर को इनके अगर देखा जाए तो इनका डेट ऑफ बर्थ अगर हम लोग बात करें तो 23 अप्रैल और 1564 को इनका जन्म हुआ था, और 23 अप्रैल को ही 1616 में 1616 को इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो चलेंगे, यहाँ पर हम सभी को ये देखना है कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट, हम सभी जानते हैं कि 154 सोनेट इन्होंने लिखा है, जिसको 1609 में थॉमस थोर्प के द्वारा THORP, ठीक है, थोर्प के द्वारा इसको जो है पब्लिश किया गया था 1609 में। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम सभी इसको और भी बांटते हैं, तो 1 से लेके 126 तक ये अपने हैंडसम मैन, जिसको इन्होंने मिस्टर WH भी कहा है, मतलब जिसको माना जाता है मिस्टर WH। इस WH का मतलब हेनरी व्रित्सले भी कहा जाता है, या हम सभी विलियम हर्बर्ट भी जानते हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये जो है तमाम जो है इस 1 से 126 जो सोनेट है मिस्टर यंग मैन या कह सकते हैं हैंडसम मैन, उसके लिए दिया जाता है। फिर 127 से लेकर के 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को, जिसको मारी फिटन कहते हैं, ये इटालियन डांसर थी, इनकी आंखें बहुत जो है काली गहरी थी, बुरी थी, इस वजह से इनको डार्क लेडी नाम दिया गया। लोग कहते हैं, इसका क्रिटिक्स कहते हैं, माना जाता है कि ये एक इटालियन डांसर थी, ठीक है। फिर 153 और 154 सोनेट जो हैं वो लव गॉडेस हैं, लव गॉडेस क्यूपिड हैं, उनको इन्होंने डेडिकेट किया है। तो 1 से लेकर के 126 सोनेट की हम लोग बात करें तो उसमें यंग मैन की प्रशंसा करते हैं। सभी विद्यार्थी टू हिज लव सोनेट पढ़े होंगे, सोनेट 18, इसमें इन्होंने उनकी कंपेयर पहले जो है सूर्य से करते हैं, गर्मी के दिनों से करते हैं, फिर कहते हैं नहीं तुम तो उनसे भी अच्छे हो, वो तो फीके भी पड़ जाएंगे, गर्मी का मौसम फीका भी पड़ जाएगा, तुम उनसे भी सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता इन पंक्तियों में बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं ऑप्शन में कह रहा है कि उनके सोनेट्स की थीम क्या होती थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सोनेट को अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सोनेट की थीम तो लव हुआ करती थी। पेट्रार्क ने अपनी जो है पत्नी के लिए या प्रेमिका कह सकते हैं लौरा के लिए लिखा था पेट्रार्कन सोनेट स्टाइल इटली में। लेकिन जब ये विलियम शेक्सपियर के हाथों में आता है तो विलियम शेक्सपियर ने इसको लव के साथ साथ और भी हम सभी देखते हैं ब्यूटी, टाइम, लॉयल्टी और इस
इसको आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में हम सभी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी ये आंसर होगा। हार्मोनी, वेल्थ, लव, कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ धन की कोई बात ही नहीं इन्होंने की है, कॉन्फ्लिक्ट की भी कोई बात नहीं की है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ है। और देखिए टाइम और ब्यूटी का तो जिक्र किया है लेकिन धन और जो है ईमानदारी की कोई चर्चा नहीं है। पीस, टाइम, ब्यूटी, पीस और टाइम और ब्यूटी को अगर आप ले लें तो वेल्थ की वजह से ऑप्शन सी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज हेमलेट स्टडीइंग व्हेन ही समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। सभी लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हेमलेट, ठीक है, ये क्या था, ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क था, प्रिंस ऑफ डेनमार्क था, ठीक है, डेनमार्क, ये जो है डेनमार्क का प्रिंस था जिसको जो है जर्मनी पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। और जब इसको जर्मनी में जो है जर्मनी से बुलावा आता है तो किस बात की खबर इसको मिलती है कि इसके पिता की यानी कि सीनियर हेमलेट की हत्या हो चुकी है और सीनियर हेमलेट किंग ऑफ डेनमार्क थे, ठीक है। तो ये जर्मनी में पढ़ रहा था हेमलेट। और अब देखते हैं और जब ये आता है वापस तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं इस कब बुलाया जाता है, किस वजह से के लिए, तो टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल, ठीक है ना, टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल, अपने पिता के अंतिम संस्कार को अटेंड करने के लिए ये आता है। और जब ये आता है तो ये देख करके शॉक्ड है, ही इज शॉक्ड टू फाइंड हिज मदर गर्ट्यूड ऑलरेडी रीमैरिड। ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या गया। जब वो लौट के आता है तो देखता है कि उसके जो चाचा हैं किंग क्लॉडियस अब बन चुके हैं, वो देखते हैं कि उसकी माँ जो गर्ट्यूड हैं, ठीक है, गर्ट्रूड हैं, ये चाचा से शादी कर चुकी हैं और ये क्वीन ऑफ डेनमार्क बन गई हैं फिर से। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद फिर इसके पिता का भूत आता है, आगे कहानी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसको फाइंड आउट करके नोट डाउन कर ले, नल करने, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो है जहाँ जहाँ पर अगर ये मेंशन हो तब तो क्वेश्चन आना ही तय है, मेंशन ना हो अगर विलियम शेक्सपियर को ओवरऑल पढ़ना हो तो एनवीएस, केवीएस, एलटी, जीआईसी कहीं पर भी ये पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट क्या है तो हम सभी लोग जानते हैं टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का स्वॉन सॉन्ग माना जाता है। स्वॉन सॉन्ग क्या होता है, अंतिम एक अच्छा जो राइटर अंतिम मतलब मृत्यु से पहले वाले सालों में जो भी बढ़िया लिखा रहता है उसको स्वॉन सॉन्ग कहते हैं। तथा ये टेम्पेस्ट जो है मास्क भी है, ठीक है, रोमांस भी है टेम्पेस्ट। इसके बाद जो है और आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो यहाँ पर टेम्पेस्ट के समय की बात करें तो 16 जो है 10 से लेकर के 1611 माना जाता है। और यहीं पर प्रॉस्पेरो एक ये टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो इपीलॉग बोलता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा एक ऐसा प्ले है जिसमें इपीलॉग है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इपीलॉग। इपीलॉग क्या होता है फ्रेंड्स, तो इपीलॉग मतलब होता है ऑडियंस को नाटक या प्ले खत्म होने से पहले ऑडियंस से संबोधन करना। तो एक कोई कैरेक्टर है जो बाकी की बातें ऑडियंस से कहता है। इसको हम सभी ऐसे भी समझ सकते हैं, चुपके चुपके मूवी सभी बच्चे देखे होंगे कोई ना कोई, शिल्पा शेट्टी उनका, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र का। उसमें जनता जनार्दन करके जो उनके जीजा जी रहते हैं वो जनता को संबोधित करके कहते हैं जनता जनार्दन अभी आपका फैसला है। तो यहाँ पर यही एपिलॉग होता है, ठीक है। प्रॉस्पेरो के माध्यम से विलियम शेक्सपियर कहा जाता है कि अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर देते हैं। तो यहाँ पर थीम हम सभी को देखना है। अब देखेंगे रिवेंज। तो रिवेंज किसका है, हेमलेट का। सभी लोग जानते हैं पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए हेमलेट रिवेंज के लिए चल पड़ते हैं। जीलसी हम सभी लोग जेलस ओथेलो में देखते हैं, ओथेलो में मिल जाता है देखने को। इसके बाद अगर एम्बिशन की बात करें तो सभी बच्चे जानते हैं मैकबेथ,
एम्बिशन की बात करें तो मैकबेथ आ जाते हैं। अब देखिएगा फॉरगिव एंड फ्रीडम, बिल्कुल सही। फॉरगिव एंड फ्रीडम की बात करें तो टेम्पेस्ट में ऐसा होता है, प्रॉस्पेरो जो रहता है, प्रॉस्पेरो वो अपनी मिरांडा जो हीरोइन है इस प्ले की, मिरांडा, उसको ले करके चला जाता है और 12 वर्षों तक एक टापू पर, आइलैंड पर रहता है। 12 वर्षों के बाद जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वह उसको मतलब फिर जहाज वगैरह जाता है और वो मारने के लिए जो है कैलिबान को भेजता है। ये तमाम सारे फैक्ट्स हैं। साइकोरेक्स उसकी मदर है। तो यहाँ पर फिर बाद में सब लोग माफ़ी मांग के मिरांडा की फर्डिनेंड से शादी हो जाती है। ये सब है। तो फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम की थीम यहाँ पर ली गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। रिवेंज के सामने आप हेमलेट लिख लें और जीलस के सामने ओथेलो लिख लें, ओथेलो लिख लें, और एम्बिशन के सामने मैकबेथ लिख लें। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम हम सभी का टेम्पेस्ट का थीम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। These plays can be divided into 4 types। बताएं। ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और रोमांसेज। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं फ्रेंड्स। सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, कम ज़्यादा आप इसको नहीं कर सकते। देखिएगा यहाँ पर आपको मिल रहा है कि विलियम शेक्सपियर के 40 प्लेज लगभग हैं। वैसे तो 37 प्लेज ऐसे क्वेश्चन बनता है जिसमें से जो पेरिकिल्स था, पेरिकिल्स जिसका सब टाइटल है प्रिंस ऑफ टायरे, द प्रिंस ऑफ टायरे, ये इसका सब टाइटल है। तो हम सभी जानते हैं कि जब जो है विलियम कंडेल और जो है हेमिंग्स ने क्या किया, 1623 ईस्वी में इनका जब फर्स्ट फोलियो लॉन्च किया तो वहाँ पर पेरिकिल्स को स्किप कर दिया। पेरिकिल्स को हटा करके 36 प्लेस को लेकर के आए थे। ये प्रश्न बनता है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर की जो प्लेज हैं 40 प्लेज लगभग, तो वो ट्रेजेडीज़ हैं, कुछ कुछ कॉमेडीज़ हैं, कुछ हिस्ट्री प्लेज हैं, कुछ रोमांसेज हैं। तो यहाँ पर आपको जो 1 2 3 4 दे रहा है ये आपको मैच कराना है। तो अगर आप बिना ऑप्शन देखे आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम सभी चलते हैं, देखेंगे किंग लियर। तो पहले के सामने कॉमेडी लिखा है, दूसरे के सामने मच अडो अबाउट नथिंग के सामने रोमांसेस लिखा है, और जूलियस सीजर के सामने हिस्ट्रीज लिखा है, और टेम्पेस्ट के सामने ट्रेजेडी लिखा है। तो ये मिसमैच है, गलत मैच है। हम सभी मैच कर लेते हैं। किंग लियर क्या है, ये ट्रेजेडी है। किंग लियर ट्रेजेडी है और ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है, चूँकि हम आपको बताया गया है। मच अडो अबाउट नथिंग की हम सभी बात करते हैं, मच अडो अबाउट नथिंग और टेम्पेस्ट तथा जूलियस सीजर। तो मच अडो अबाउट नथिंग क्या है, कॉमेडी है। मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी हो गया, जूलियस सीजर हिस्ट्री प्ले हो गया, और टेम्पेस्ट रोमांस हो गया। जैसा कि आपको बताया भी गया है पिछले क्वेश्चन में, टेम्पेस्ट रोमांस है, जूलियस सीजर हिस्ट्री प्लेस है। रोमन की हिस्ट्री में जूलियस सीजर नाम का एक राजा था जिसको ब्रूटस उसके ही मित्र ने उसको जो है स्टैप किया था, और वो लोगों के कॉन्स्पिरेटर के भड़काने पे जो है कंफ्यूज होके भड़क जाता है, बाद में हत्या कर देता है रोम की जनता की वजह से। मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी है। और किंग लियर में 3 बेटियां होती हैं, और 3 बेटियों में कौन बेटी ज़्यादा प्यार करती है, इस कन्फ्यूज़न में किंग लियर अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया को निकाल देता है घर से बाहर, और जो गोनोरिल और रिगन रहती हैं वो सब बाद में उसको परेशान करती हैं। फिर उसको आपने देखा ही होगा कि कॉर्डेलिया फिर आती है, बचाती है, और जो है पुअर टॉम एक एडगर नाम का कैरेक्टर है, केंट है, ये सब। तो चलिएगा हम सभी मिलान कर लिए, यानी किंग लियर के सामने पहले का। अब ऑप्शन भी देख लिया जाए। ऑप्शन देखते हैं। तो पहला था हम सभी का किंग लियर, ठीक है, पहला हम सभी का था किंग लियर। तो किंग लियर क्या था, ट्रेजेडी था। यहाँ से चलते हैं। किंग लियर यानी कि पहला क्या था, ट्रेजेडी था, यानी कि पहले का डी हो जाएगा। दूसरा क्या है, मच अडो अबाउट नथिंग, तो मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी है, तो दूसरे का ए हो जाएगा। तीसरे पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्या है, जूलियस सीजर, तीसरे का सी हो जाएगा। हिस्ट्री प्ले,
इसके बाद हम सभी चलते हैं 4 पर। तो 4 टेम्पेस्ट है जो कि रोमांस है, तो चौथे का बी हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में हम सभी को पहले का डी, दूसरे का ए और तीसरे का सी और चौथे का बी मिलेगा, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? तो हम लोगों का था पहले का डी था और दूसरे का क्या था, ए था, तीसरे का सी था और चौथे का बी था। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। तो कौन से ऑप्शन में है पहले का डी? तो देखिए पहले का सी गलत हो गया, पहले का बी गलत हो गया, फिर दूसरे का कर दिया, यहाँ पर पहले का डी सही है, तो यानी कि सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने भी इसको मेरे साथ किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मैगजीन डिड चार्ल्स लैम्ब एसे फर्स्ट टाइम अपीयर? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैकवुड मैगजीन, दूसरा है क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन, तीसरा है लंदन मैगजीन और चौथा है द डायल। बताएं, चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है। देखेंगे फ्रेंड्स, चार्ल्स लैम्ब आप कैसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं? लैम्ब लंदन ऐसे याद कर लें तो शायद आप ना भूलें। ठीक है, ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू का मैगजीन का संबंध जॉन कीट्स से था और इनकी बर्बादी का कारण भी यही मैगजीन बना। शैली कहते हैं ना कि मैंने अपने पेन को इसलिए उनके लिए डुबोया जिन्होंने कीट्स को डुबोया। तो यहाँ पर जो है ब्लैकवुड मैगजीन का संबंध जॉन कीट्स से है, क्वार्टरली रिव्यू का संबंध जॉन कीट्स से है। हालांकि ये रोमांटिक एज का ही जो है सारा मैगजीन है, बट आप क्वार्टरली रिव्यू और जो है ब्लैकवुड मैगजीन में जॉन कीट्स की बहुत सारे वर्क्स की आलोचना हो रही थी। ठीक है, लंदन मैगजीन का संबंध चार्ल्स लैम्ब से है और जो है 1820 में यानी 1820 में चार्ल्स लैम्ब की अगर हम बात करें तो इनका जो है एसेज आना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद जो है लंदन मैगजीन में ही 1823 में पहली बार एसेज ऑफ एलिया आया पब्लिश होकर के, एसेज ऑफ एलिया। इसके बाद 10 वर्षों के बाद फिर से 1833 में लास्ट एसेज ऑफ एलिया आया। तो ये सारा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एसेज ऑफ एलिया क्या था? तो पहला कह रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दूसरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तीसरा कह रहा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और चौथा कह रहा है पर्सनल इम्प्रेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपने ड्रीम चिल्ड्रन जरूर पढ़ा होगा। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थी, चाहे आज के हों चाहे 5 साल 6 साल पहले के ग्रेजुएट बच्चे हों, हर विद्यार्थी ड्रीम चिल्ड्रन को कहीं ना कहीं से फेस किया है। तो ड्रीम चिल्ड्रन हम सभी जानते हैं एसेज ऑफ एलिया में आया था। तो ये पर्सनल एसे के नाम से जाने जाते हैं, पर्सनल एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब, पर्सनल एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब हमेशा पर्सनल इम्प्रेशन को ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम सभी देख पाते हैं कि जब हम सभी पढ़ते हैं ड्रीम चिल्ड्रन को तो उसमें जॉन है, एलिस हैं और इनकी सिस्टर जो मैरी लैम्ब थी वो कज़िन ब्रिगेड के नाम से हैं, नानी माँ है, एलिस फील्ड हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सभी देखते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक ह्यू वॉकर कॉल द प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेइस्ट? तो कौन था? सबसे पहले हम सभी चलते हैं जो है शुरू से फैक्ट पर जानते हैं, देखेंगे। अगर हम सभी कहते हैं फादर ऑफ एसे, इसको आप नोट कर लें, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे तो उनका रिवीजन हो जा रहा है। फादर ऑफ एसे की अगर हम बात करें तो मॉन्टेग्ने माने जाते हैं। मॉन्टेग्ने हैं जो कि फ्रांसिस बेकन इनको अपना आदर्श मानते थे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात करें, फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात करते हैं एसे, तो वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फ्रांसिस बेकन है। फिर हम सभी बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब की।
तो चार्ल्स लैम्ब कौन है? चार्ल्स लैम्ब फ्रेंच प्रिंस हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश से। अब बात आ गई कि कहा किसने? तो ह्यू वॉकर ने इनको कहा था। तो आपने समझ लिया होगा चार्ल्स लैम्ब। अगर हम सभी चार्ल्स लैम्ब के ड्यूरेशन की बात करें तो रोमांटिक एज के ये एसेइस्ट थे तथा इनका 1775 से लेके 1775 से लेकर के 1834 तक इनका जो है पूरा लाइफ स्पैन है। और आप देखते हैं कि 1834 में एसटी कॉलरिज की भी मृत्यु हो जाती है, जो कि चार्ल्स लैम्ब के लाइफ टाइम फ्रेंड रहते हैं। फिर 1 महीना 2 महीना बाद चार्ल्स लैम्ब की भी मृत्यु हो जाती है। इतना मतलब इन लोगों में। उसी समय चार्ल्स लैम्ब, पीबी शैली, जॉन कीट्स सब ये कंटेम्पोरेरी है। हालांकि पीबी शैली की मृत्यु 1822 में ही हो गई थी, लेकिन सभी लोग कंटेम्पोरेरी वर्क वाले माने जाते हैं। 1821 में कीट्स की हो गई थी, एसटी कॉलरिज की 34 में हुई थी। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर हम सभी बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये 1850 में इनकी मृत्यु होती है, 1850 में। तो चार्ल्स लैम्ब का ड्यूरेशन हम लोग जान लिए। चलते हैं और ऑप्शन पर। जोसेफ एडिसन की बात करें तो जोसेफ एडिसन का 1672 से लेकर के 1719 है, यानी कि 1672 से लेकर के 1719 तक नियो क्लासिकल एज के ये माने जाते हैं। ये पीरियाडिकल वगैरह के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्रांसिस बेकन की भी आप देख लें, 1561 से इनका जो है जन्म होता है और 1626 तक यानी एलिजाबेथन के समय में रहे, तथा जेम्स फर्स्ट के समय में भी अच्छा खासा समय मिला इनको। चार्ल्स फर्स्ट में जो कि 1625 में वो राजा बनते हैं, तो फिर उनको भी उन्होंने 1 वर्ष दिया। चलते हैं विलियम हेजलित पर। तो विलियम हेजलित का भी आप देख लें, 1778 से लेकर के 1830 तक है ना, 1830, यानी कि ये भी रोमांटिक एज में अच्छा खासा समय दिए। ठीक है, यानी कि 1830 तक ये भी जो है समय दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चार्ल्स डिकेंस इज़ अ नॉवेलिस्ट ऑफ। तो आई होप बच्चे जो भी लगातार ये क्लास देखते आ रहे होंगे, आज की क्लास नंबर 9 है, वो बच्चे ज़रूर इस बात को सुने होंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहे तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन माने जाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ जो है विक्टोरियन एज कहे तो चार्ल्स डिकेंस माने जाते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन एज की सोसाइटी में क्या हो रहा था उसको अपने अलग अलग नॉवेल्स के माध्यम से, जैसे डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, और हम सभी देखते हैं हार्ड टाइम्स और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट थे। अगर इनका पूरा नाम भी एग्ज़ाम में आता है तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स जॉन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफम, यानी कि HUFFAM हफम लिख लीजिएगा। डिकेंस तो आप जान रहे हैं। ठीक है, डिकेंस। इनके ड्यूरेशन की बात करें तो 1812 में इनका जन्म हुआ था, 1870 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1812 से 1870 ईस्वी तक। चलते हैं, और ये सोशल क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज माने जाते हैं, इंग्लिश राइटर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एलिजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ ऑथर ह्यू क्लो, CLOUGH रहता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको आप जान लें, ये है CLOUGH। ठीक है, क्लो। तो चलेंगे, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन मेमोरियम कहा जाए, मॉड कहा जाए, थायरिसिस कहा जाए कि लीसीदास कहा जाए। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात हो रही है। टेनिसन और अर्नोल्ड बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। जॉन कीट्स को, शैली को ले लें तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे और वॉल्ट विटमैन को लें तब भी ये समकालीन है, कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थियों को। मैथ्यू अर्नोल्ड और टेनिसन भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इन मेमोरियम टेनिसन का है, मॉड टेनिसन का है, वहीं थायरिसिस की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड का है। अगर आपको वर्क याद रहेगा तब भी आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है पोएट को कह ही दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात हुई है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क हम सभी का क्या है,
थायरिसिस मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, इन मेमोरियम टेनीसन का है, मॉड टेनीसन का मोनोड्रामा है, लिसीदास मिल्टन का है, जॉन मिल्टन का। एडवर्ड किंग की याद में इन्होंने लिसीदास 1637 में लिखा था। ठीक है, तो चलते हैं थायरिसिस पर और भी फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे। थायरिसिस की बात करें बच्चों तो ये हम सभी को पता है कि रिटन इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने लिखा था दिसंबर, इसको नोट कर ले फ्रेंड्स, दिसंबर 1865 में इसको इन्होंने लिखा था। तथा इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु तो 4 वर्ष पहले ही हो गई थी। कब हुई थी? नवंबर में हुई थी 1861 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी A.H. क्लो की। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैक्ट याद होगा, समझ में भी आया होगा। इन मेमोरियम की बात करें तो AHH है, आर्थर हेनरी हेलम हो जाते हैं जिनकी मृत्यु वियना में 1833 में हुई थी। टेनीसन के ये फ्रेंड थे और ये 17 वर्ष लगा देते हैं इन मेमोरियम लिखने में, 34 से लेके 50 तक। तो आई होप आपको ये थायरिसिस से रिलेटेड फैक्ट समझ में आया होगा। ठीक ना, और भी अगर देखिए लिसीदास तो आपको बता दिया गया, ये एलिजी है और इसको इन्होंने 1837 ईस्वी में लिखा था। कौन? जॉन मिल्टन, ये भी याद कर लें। किसकी मृत्यु पर? तो एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे, उनकी याद में लिखे थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंजेस हिज और हर रिलीजन? कौन ऐसा है जो कि अपने रिलीजन को चेंज कर लिया था? बताइए। मुल्कराज आनंद ने, कमला दास ने, निज़िम इज़िकिल ने या नन ऑफ दीज? बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट किया जाए। मुल्कराज आनंद, कमला दास, निज़िम इज़िकिल, कौन सा करें? फटाफट बताएं। कमला दास, इसको नोट करें, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कमला दास। तो कमला दास के पहले तो लाइफ स्पैन की बात करते हैं। तो ये जो है 1934 में जन्मती हैं और 2009 में इनकी मृत्यु होती है। 2009 में इनकी मृत्यु, और देखिएगा 1999 में यानी कि 10 वर्ष पहले इन्होंने 65 वर्ष की अवस्था में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और इन्होंने अपना नाम रखा था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, कमला सुरैया। ठीक है ना, कमला सुरैया। कमला सुरैया। ठीक है, तो कमला सुरैया इन्होंने अपना नाम रखा था, इसको आप नोट कर लें और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नोट करते चलें। मुल्कराज आनंद, निज़िम इज़िकिल अपने आंसर नहीं होंगे, कमला दास अपने आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, हो गया कंप्लीट। 11 पर चलेंगे। और मुल्कराज आनंद का भी आप अगर लाइफ स्पैन देखें तो 1905 से लेकर के 2004 तक, यानी कि लगभग जो इन्होंने 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी, लगभग आप कह सकते हैं 99 वर्ष इनका लाइफ स्पैन रहा। निज़िम इज़िकिल की अगर देख लें तो 1924 में इनका जन्म होता है और 2004 में इनकी मृत्यु होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। एपिथैल्मियम ये क्या है? सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग है, सॉन्ग ऑफ मैरिज या न्यूपिटल सॉन्ग है, कि फ्यूनरल सॉन्ग है, कि मिस्ट्री प्ले है? बताइए। एपिथैल्मियम सभी लोग जानते होंगे। एपिथैल्मियम और प्रोथैल्मियम एडमंड स्पेंसर का था। बताएंगे। ये एक मैरिज सॉन्ग था। मॉर्निंग सॉन्ग होता है एलिजी यानी कि विलाप करना। फ्यूनरल सॉन्ग डर्ज को कहा जाता है और मैरिज सॉन्ग ही आपका एपिथैल्मियम और प्रोथैल्मियम है। मिस्ट्री प्ले तो सभी जानते हैं कि बाइबल पर बेस्ड हुआ करता था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलेंगे, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्री वर्स इज पोएट्री रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम कन्फर्निंग टू गो नो रेगुलर मीटर या एम्बिक पेंटामीटर बट नो राइम
रिटन इन टेट्रामीटर। बताइए ये क्वेश्चन कौन सा ऐसा लिटरेचर का एग्ज़ाम हो और वहाँ पूछा न जाए। आई मीन टू से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक होता है ब्लैंक वर्स, ठीक है, एक होता है ब्लैंक वर्स और एक होता है फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स होता है तो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या अंतर है। ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है लेकिन राइमिंग नहीं होती है, ये ब्लैंक वर्स होता है। यानी डेकासिलेबिक होगा, आयम्बिक पेंटामीटर में होगा, नो रेगुलर राइमिंग, मतलब राइमिंग होगी ही नहीं, ब्लैंक वर्स हो गया। ये सोनेट वगैरह का की पॉइंट रहता है, पैराडाइज लॉस्ट भी, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव भी, ये सब ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स की और ये ब्लैंक वर्स तो विलियम शेक्सपियर के हाथ की अच्छी लाइन मानी गई है, ठीक है। और ब्लैंक वर्स को जो है बेन जॉनसन ने चार्ल्स लैम्ब के संबंध में कहा है मार्लो की माइटी लाइन, ठीक है। फ्री वर्स को समझें तो फ्री वर्स क्या होता है फ्रेंड्स, आप ऐसे लिख लें, नो मीटर एंड नो राइम, नो मीटर एंड नो राइम, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। फ्री वर्स का दूसरा नाम वर्स लिब्रे आया हुआ है एग्जाम में, या ओपन वर्स, ओपन वर्स, ये हम सभी का फ्री वर्स होता है। तो आई होप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। टेट्रामीटर मीन्स होता है 4, यानी 4 का 8 चौपाई होता है, लेकिन ये आपका फ्रेडा फ्रीजम, और ये आयम्बिक पेंटामीटर नो राइम कहता तो ब्लैंक वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप जो है आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कैरेक्टर, स्पेक्टिकल, थॉट एंड प्लॉट। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, 6 इन्होंने बात कही है कि ट्रेजेडी के 6 पॉइंट होने चाहिए अरिस्टोटल के अनुसार, ठीक है। अरिस्टोटल के अनुसार जो है, जिनकी रचना का नाम है अरिस्टोटल के पोएटिक्स, और इस जो है पोएटिक्स में इन्होंने कहा है कि प्लॉट होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए, नोट कर लें, डिक्शन होना चाहिए, प्लॉट कैरेक्टर डिक्शन, सॉन्ग होना चाहिए, स्पेक्टिकल होना चाहिए, एक्सपेक्टिकल होना चाहिए, थॉट होना चाहिए। तो 6 हो गया ना, प्लॉट कैरेक्टर डिक्शन सॉन्ग स्पेक्टिकल थॉट। आप ऐसे याद कर लें, प्लॉट कैरेक्टर डिक्शन सॉन्ग स्पेक्टिकल थॉट। तो जिसमें से इन्होंने कहा है कि प्लॉट ही जो है सोल ऑफ ट्रेजेडी होता है, ठीक है। अरिस्टोटल के बुक का नाम पोएटिक्स है, इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज, बताएंगे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर। तो देख लें, मेटाफर नहीं है, सिम्बली नहीं है, मेटोनमी है, लाइटोटीज भी नहीं है। यानी कि अगर आपको जो है राजा कहना है तो आप नेम चेंज, इसको मेटोनमी को कहते हैं ना, नेम चेंज, नाम बदल करके कहना, दैट इज कॉल्ड मेटोनमी, ठीक है। क्राउन हो जाएगा, राजा के लिए यूज होता है, तो मेटोनमी, ठीक ना। चलते हैं, अगर विद्वान की बात हो तो पेन कह देंगे, बलवान की बात हो तो सोड, यानी पेन इज माइटर देन सोड कहा ही गया है। लाइटोटीज में जैसे आई एम नॉट सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, आई एम अ सिटीजन ऑफ, मतलब मैं छोटे मोटे देश का नागरिक नहीं हूँ, इसका मतलब बड़े देश का नागरिक हूँ। यानी नकारात्मक में सकारात्मक लाइटोटीज होता है, नकारात्मक में सकारात्मक। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द प्रेज लिविंग डांस लीव्स डांसिंग क्या होगा, पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। पैथेटिक फैलेसी, जैसे पोयम में पर्सोनिफिकेशन होता है, नॉन लिविंग को लिविंग बना करके हम लोग पेश करते हैं, वैसे पैथेटिक फैलेसी भी लिटरेचर का ही टर्म है। यानी कि कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफिकेशन में आइडियाज़ को भी डाल देते हैं, लेकिन इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी जो प्रकृति ने बनाई है उसमें जान फूंक देना, ठीक है, अपने पंक्तियों के माध्यम से। तो पैथेटिक फैलेसी मतलब लिविंग लीव्स डांसिंग, यानी पत्तियां डांस कर रही हैं, क्लाउड रो रहे हैं, बादल है ना, क्राइंग क्लाउड, तो ये सब पैथेटिक फैलेसी होता है। हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के कहना, ऑक्सीमोरन दो अपोजिट वर्ड कहना, पन मीन्स होता है एक शब्द का 2 मीनिंग, तो पैथेटिक फैलेसी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एल्यूजन इज अ सिनोनिम ऑफ,
इल्यूजन क्या है, तो इल्यूजन और एल्यूजन में अंतर समझिए। इल्यूजन हो ILLO अगर कहीं पर हो ILLU तो वो दृष्टिभ्रम होता है, लेकिन ALLU हो तो वो इनडायरेक्ट रिफरेंस होता है किसी घटना को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को। इन सभी को हम सभी जो है इसको कहते हैं एल्यूजन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ होल बताएंगे। तो जैसे मेटोनमी नेम चेंज था वैसे सेनेक्डॉकी होता है, यानी अगर कह दो मैंने जो है 4 पहिए पर मैंने यात्रा की तो इसका मतलब कार से मैंने यात्रा की। तो ऐसे कुछ होते हैं सेनेक्डॉकी। रॉबर्ट फ्रस्ट का पसंदीदा फिगर्स ऑफ स्पीच था, तो ये हो जाएगा हम सभी का सेनेक्डॉकी। मेटाफर नहीं होगा। इमेजरी मतलब होता है कविता या पंक्तियों के माध्यम से एक मानसिक छवि बनना। पन मीन्स होता है एक वर्ड के 2 अर्थ। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, what figure of speech has been used in the following lines? Rascal and rug run a race round and found the rugged rock. कितना अच्छा लगा। ये क्या है? अलिटरेशन है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो र र र की आवृत्ति हो रही है। आप यहाँ पर साउंड को दिमाग में रख के चले, ना कि लेटर को। र र र र र की साउंड की आवृत्ति हो रही है। हाइपर बोल नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं। एपिग्राम मीन्स होता है कम शब्दों में ज़्यादा बात करना। फ्रांसिस बेकन की स्टाइल थी। तो र र र की आवृत्ति अलिटरेशन। चलेंगे 19 क्वेश्चन पर। कैवेलियर पोएट, तो विद्यार्थियों याद रखिएगा कैवेलियर पोएट की अगर हम सभी बात करें तो सपोर्टर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। जब चार्ल्स फर्स्ट को ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा जब एक्ट लाया गया था और इनको बीहेड किया गया था, किया जाने की तैयारी हो रही थी, तो जो जो इनके सपोर्ट में बात किए थे उनको कैवेलियर पोएट कहा गया, और जो इनका सपोर्ट नहीं किया उसको प्यूरिटन कह दिए। ठीक है, प्यूरिटन पोएट कहा गया, सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट जैसे जॉन मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी हो जाएंगे चार्ल्स फर्स्ट को। अगर देखिए जेम्स फर्स्ट का समय 1603 से 1625। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट का समय 1625 से 1649, और चार्ल्स सेकंड का समय की बात करें तो 1660 में मोनार्की रीस्टोर हुई थी, इसके आगे इनका चलता है। और ओलिवर क्रॉमवेल की बात करें तो 1649 में ये जो है कॉमनवेल्थ यानी कि कोई राजा नहीं रहा, कोई सामान्य आदमी राजा बन गया। और 1660 में फिर इनका 1658 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बेटे आते हैं जो संभाल नहीं पाते हैं, फिर चार्ल्स सेकंड को बुलवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सेकंड, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, चलेंगे। इनको सन ऑफ बेन भी कहा जाता है। बेन जॉनसन के बच्चों को भी जो है ऐसे करके नाम दिया जाता है, कैवेलियर पोएट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट द एक्सप्रेशन मर्डर इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल। आप बताएंगे मर्डर इनोसेंस। 2 अपोजिट वर्ड आसपास लिखे रहें तो ऑक्सीमोरन होता है, सिमिली नहीं होता। पैराडॉक्स में विचारों में विरोधाभास होता है। एंटीथेसिस में 2 क्लॉज एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बच्चों एग्ज़ाम में पूछता है, और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस आपको लाने का प्रयास किया जाता है आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी का आपको पता चल सके कि कितना तैयार है। जिन पॉइंट्स पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है उसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं। तो बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड की जाती रहेगी। अगर आपको लगता है कि मैम मेहनत कर रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत अच्छा आपने जो है टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम।